अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना पर चर्चा करने के लिए जिसे आप यूं समझें कि जहां जहां जिस तरह का चेहरा देखा उस तरह का तिलक कर दिया। यानी आप भारत गए तो भारत की सी बात कर दिए, पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान की सी बात कर दिए, चीन गए तो चीन की सी बात कर दिए। और सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों की कोई खास वैल्यू बन नहीं पाती, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता। हम अपने ही व्यक्तित्व में देख लें, जो व्यक्ति हमारे आसपास के सराउंडिंग में जिसको देखकर जैसी बातें करने लगता हो, आपके पीछे से चाहे जो कहे लेकिन आपके मुंह पर कहने लगे कि साहब आप ही महान हैं, तो आपको ना पीछे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किसी का सगा नहीं हो सकता। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं कि अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जहां तक दुनिया भर में नेताओं की बात आती है, जिस प्रकार से जयशंकर साहब जी की रेफरेंस दुनिया भर के लोग लेते हैं कि हाँ साहब जयशंकर साहब ने बात बोली है तो बात में दम होगा, इमरान खान तो बड़े ग्राउंड में उनका नाम लेकर चलाते हैं, ऐसी ही एक विदेश मंत्री जर्मनी की हैं जो भारत आई हैं। लेकिन वो अपने बयानों से इतनी सुर्खियां पहले बटोर चुकी हैं कि उनके आने से पहले उनकी चर्चाएं पहले भारत आ गई। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाऊं, अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, पहले कश्मीर पर विवादित बयान भारत की, अब तारीफ। ये जो महिला आपको दिख रही हैं, बेबाक ना होकर ये बेयरबाक हैं, और बेयरबाक इनका नाम है। और ये इनके ऊपर हमने आपसे 1 महीने पहले भी एक सेशन साझा किया था, लगभग 9 अक्टूबर की तारीख आप देख रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी का भारत विरोधी बयान, ये हमने आपको सेशन किया था और उस समय बताया था यही महिला मैडम जो है ये आई हुई थी पाकिस्तान की विजिट पर, और वहां जाकर के पाकिस्तान में इन्होंने कश्मीर के विषय पर कहा था कि यदि पाकिस्तान चाहे तो इस मसले पर वो मध्यस्थता कर सकता है भारत के साथ, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर के मुद्दे पर इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपसी समझौता है उसमें हम दोनों का जो लोकल स्टैंडी है वो इस बात पर है कि हम लोग मध्यस्थता नहीं चाहते, हम आपस में टेबल टॉक करना चाहते हैं, यानी हम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर के एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि अब हम किसी थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं लेंगे। लेकिन पाकिस्तान अपने पॉइंट्स हमेशा कमजोर पाता है। ऐसी स्थिति में दुनिया के तीसरे देश को वो इसलिए लाना चाहता है क्योंकि इंडिया का पक्ष बहुत मजबूत है, हमारा ही हिस्सा है, तुमने दबा रखा है तो बातचीत तुमसे लेने की होगी। तीसरे को इंटरफेयर करने का अर्थ यह है कि हम उससे आकर के ये कहें कि तुम आकर के फैसला सुनाओ। भाई क्यों सुनाओ, हम अपने घर की बातें हैं अपने आप सुलट लेंगे, मेरी जमीन पर वो बैठा है तो मामला द्विपक्षीय हुआ ना, तीसरा व्यक्ति हम क्यों इंटरफेयर करें। तो ये जो बातचीत है, इसी बातचीत के क्रम में जर्मनी के नेता पहुंचे। इससे पहले ट्रंप भी इस प्रकार की हरकत भारत चीन के केस में कर चुके हैं कि मैं मध्यस्थता को तैयार हूं। तो यह दर्शाता है कि इन लोगों ने शायद दो देशों के बीच के संबंधों का गंभीर अध्ययन नहीं किया हुआ है, आकर के राय दे जाना। तो ये जब कश्मीर गई थी, पाकिस्तान जब गई थी, तब इन्होंने ये कहा था, बयान दिया था कि जर्मन कॉल फॉर यूएन रोल इन जम्मू कश्मीर इन जस्टिस टू टेरर विक्टिम, लास्ट टाइम इन्होंने बात बोली थी। और जब ये बात बोली थी तो भारत ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। हमारा पूरा स्टेटमेंट है उसी समय का, ये अक्टूबर में हमने 9 अक्टूबर को सेशन किया था। भारत अपना प्रतिक्रिया, हमने देखो ये भारत की कड़ी प्रतिक्रिया करके लिखा है, 9 अक्टूबर का सेशन का टाइमिंग दिख रहा है। भारत ने 8 अक्टूबर के दिन ही अपनी प्रतिक्रिया दी थी, हमने वो आपके सामने मेंशन कर दी थी। तो असल में क्या है, ये सारी चीजें घूम फिर करके ओवरऑल एक बात पर फोकस्ड होती हैं, और वो फोकस्ड ये होती हैं कि साहब आपके बयान महीने भर में बदल रहे हैं। आप देखिए, 1 महीने पहले 9 अक्टूबर को आप बयान देते हैं, फिर 8 अक्टूबर को भारत की प्रतिक्रिया भी हमने इसमें बताई। लेकिन जब भारत की तरफ से यह बात बताई जाती है कि मैडम जी आप अपनी बात अपने तक रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दोनों की जो बातें हैं इस पर कोई भी बंधु हमें नहीं चाहिए, तो फिर जर्मनी के जो भारत के अंदर राजदूत हैं वो सफाई देते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए बात ऐसी है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान का बाइलेटरल मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, तीसरे पार्टनर को हम इसमें नहीं इन्वॉल्व होने देंगे। आप जर्मनी हैज नॉट चेंज्ड इट्स पोजीशन कश्मीर, और साहब ये यहां पर पलटी खा जाते हैं। ठीक है साहब, जर्मनी ने, ये आपकी इमैच्योरिटी दर्शाता है। जैसे भारत दुनिया के बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर अपनी राय रखता है, लेकिन स्टैंड हमेशा फिक्स रहता है कि हम क्या विचार करते हैं। आप सोचिए,
दुनिया भर ने हमें रशिया यूक्रेन के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश की कि हम एक बार रूस के विरोध में बयान दे दें या एक बार हम यूक्रेन का समर्थन कर दें। हमने शुरुआत से एक लाइन बोल रखी थी कि हम DDP, पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसी के पक्षधर हैं। मोदी जी का एक बयान गया कि यह समय युद्ध का नहीं है। बस ये लाइन जिसको समझनी है वो समझे, हमारा बयान चला गया। आप सोचिए, ये जो शब्द था ना कि यह समय युद्ध का नहीं है, ये समय, ये जो लाइन है, ये जो G20 की बैठक हुई अभी इंडोनेशिया में, उसका जो फाइनल स्टेटमेंट का वर्जन निकल कर आया, यानी कि जो मीटिंग के बाद जो मिनट्स लिखे जाते हैं, उसमें यह लाइन कोट की गई है कि भारत का स्टैंड कितना जबरदस्त है कि भारत ने बहुत पहले कह दिया था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसका अर्थ समझिए कि भारत ने अपना रुख जो बनाया उसके अनुसार दुनिया को बदलना पड़ा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि चाहे बाइडेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, भारत हमेशा अपनी बात बहुत ही अच्छे से रखता आया है कि हमें किससे क्या चाहिए, यह क्लियर है। और जब हमको सब कुछ साफ पता है तो ऐसी स्थिति में हम किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस कैसे ले लें। तो हमें कश्मीर के मुद्दे पर भी पता है कि हमें क्या करना है, तो हम आपकी सलाह क्यों ले लें। और जब हम आपकी सलाह नहीं ले सकते तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सलाह को अपने पास रखें। यही तो वजह है कि ये जब आती हैं इंडिया तो आकर के अपना जो बयान है वो बड़ा ही भारत के पक्ष में देती हैं, क्योंकि इन्हें याद आ गया कि यार भारत के लोग तो भूले भी नहीं होंगे, उनको तो अचानक याद आ जाएगा कि हम तो पहले सुर्खियों में रह चुके हैं। ये आके कहती हैं कि इंडिया आना ऐसा लगता है कि दुनिया के छठे हिस्से की यात्रा करके आ रहे हो। स्वाभाविक है भाई, हमारी जनसंख्या ही इतनी है, हम जनसंख्या में इसी साल टॉप कर जाएंगे 2023 के अंदर, चाइना से आगे निकल जाएंगे, 1/6 के आसपास जनसंख्या हमारी होगी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम होंगे। इसका मतलब तुमने ये बात तो गलत नहीं बोली, दुनिया के 1/6 हिस्से का तुमने यात्रा कर ली, सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे समझ लो कि तुम्हारी कुल पॉपुलेशन जो यूरोपियन यूनियन की है उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो हम गरीबी रेखा से लास्ट 15 साल में ऊपर उठा दिए। ये अपने आप में बड़ी बात है भाई। कहने का अर्थ यह है कि तुम लोग नन्हे मुन्ने से देश लेके बैठे हुए हो, उनके दम पर फुदकते हो कि हम इंडिया से यूं कर लेंगे फलाना। बहुत बड़ा हमारे साथ सिस्टम है साहब। तो ऐसी स्थिति में जब ये कल पहुंची है इंडिया आकर के, तो इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय साफ करते हुए कहा कि साहब ये आपका और उनका द्विपक्षीय संबंध है। तो मैडम या तो पहले गलत थी या फिर आप अब गलत हैं। पाकिस्तान गई थी तब उसकी मुंह दिखाई कर दी, या आज हमारे यहां आई है तो हमारी मुंह दिखाई कर रही हैं। थोड़े दिन पहले आपके यहां से स्कॉल चाइना गए थे, वहां चाइना के गुणगान गाए आए, आप हमारे पास आई हैं तो अब हमारे गुणगान गा रही हैं। आपका स्टैंड क्या है पहले ये क्लियर कर लीजिए। खैर फिलहाल के लिए आप भारत की तारीफ में कसीदे कस रही हैं आपकी, लेकिन हम पूरा विश्लेषण करेंगे क्योंकि हमने आपको माफ नहीं किया। हम तो आपके उसी बयान को आज तक पकड़ के बैठे हैं जो आपने गलती से गुस्ताखी की थी ना। आपको हम अपना विजन बता दे रहे हैं, हम आपसे क्या चाहते थे। आपने गलती से हमारे मामलों में इंटरफेयर किया, हालांकि आपने अपने द्वारा क्लैरिटी दे दी और अब आके हमारी तारीफ भी कर दी। ठीक समझ में आता है। ये है वो मैडम जी जो आकर के जयशंकर साहब से बातचीत की। हमको ना ये भाई साहब पर्सन बहुत पसंद है। पसंद इसलिए है, ये अपनी बातें बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन तरीके से ऐसे रखते हैं कि सामने वाला उन शब्दों का अगर नोट्स भी बना के घर ले जाए कि यार उस बंदे ने तो भिगो भिगो के मारा था, पता भी नहीं चला। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से वो व्यक्ति इतनी भारी बातें कर रहा था जैसे पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिट रहा है कि इंडिया चाइना तेल खरीद रहे हैं रशिया से। इन्होंने इन मैडम के सामने बैठ करके इन्हीं के मुंह पर यह लाइन बोली। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जयशंकर जी जवाब दे रहे हैं। वो अब से फिर जवाब दिए, बोले 24 फरवरी से लेकर आज तक जितना इंडिया ने तेल परचेज किया है ना, जो यूरोपियन यूनियन तेल सारे देश मिलकर करते हैं, वो हमसे 6 गुना ज्यादा तेल परचेज करते हैं। क्या सवाल हमसे पूछने का मतलब है? स्वाभाविक सी बात है। आपने फिर उन्हीं को लपेट दिया जो रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं, प्राइस कैप लगाने की बात करते हैं। यानी कि ये अपनी बातों को, ये स्टैंड होता है साहब। आपने जो बात बोली वो बात अपने आप में चाहे कहीं बुलवा लो, चाहे यूरोप में चले जाएंगे यही लाइन बोल कर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे यही लाइन बोल कर आएंगे, अमेरिका चले जाएंगे यही लाइन बोल के आए, तुम आओगे तब भी यही लाइन बोलेंगे। ये स्टैंड होता है, ये दर्शाता है कि हाँ भैया पढ़ा लिखा आदमी नेतृत्व कर रहा है। ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति देखो, इन्होंने हमारी तारीफ में शब्द कह दिए, कोई बात नहीं। इन्होंने तारीफ करते करते थोड़ी और आगे निकल गई। आगे निकलते हुए कहा कि साहब मैं आप लोगों की चीजों से बहुत खुश हूं और मैं असल में इस बारे में बहुत खुश हूं कि इंडिया ने
लास्ट समय में जैसे भारत के बारे में इन्होंने कहा कि भाई अपने आप में बहुत अच्छा लगता है दुनिया के इतने बड़े देश को घूम के आना, कंट्रीज आपस में आने वाले समय में भारत के साथ भी अब आगे बढ़ेंगी। पहले हमें लगता था कि केवल चाइना पर फोकस करना चाहिए इंडो पैसिफिक में, लेकिन अब भारत और जापान जैसे देश दुनिया के लिए नई उम्मीदें हैं। कसीदे कसीदे हमारी तारीफ में, हमको भी पसंद आ गए, हमने कहा चलो बहुत बढ़िया। इस बीच में जब ये लाइन बोलती हैं कि साहब मैं इंप्रेस्ड हूं इंडिया से, किस बात से इंप्रेस्ड हूं मैडम आप? बोले मैं इंप्रेस्ड हूं कि भारत ने, फैक्ट क्या है कि भारत ने लास्ट 15 सालों में 40 नहीं 400 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ओके मैडम, आपके बयान है ये। 400 मिलियन कितना होता है पहले तो हम ये बता दें, हम नहीं आप खुद बता रही हैं। ये कह रही हैं कि ये 400 मिलियन इतना होता है जितना का यूरोपियन यूनियन के अंदर कुल मिलाकर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या भर को तो हमने 15 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। 400 मिलियन होता है 40 करोड़। अब अगर ऐसी स्थिति में हमने 400 करोड़, मतलब ये जो आपने संख्या लिखी 40 करोड़, माफी चाह रहा हूं मैं, 40 करोड़ लोगों को अगर हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो जनाब सीधी सी बात यह है कि आपके देश में भी आपकी कोई सुनता नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आप भारत की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि इंडिया ने 40 करोड़ लोगों को 15 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। अच्छा, खुद ही आप ये बयान देती हैं कि यूरोपियन यूनियन की कुल आबादी से ज्यादा तो भारत ने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए। मैडम आपका ध्यान एक चीज पर आकर्षित कराना चाहेंगे अगर तनिक समय हो आपके पास। बोले क्या? बोले मैडम बात यह है कि एक ना हंगर इंडेक्स आता है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सुना होगा आपने। मैडम जी बोल रही हैं हाँ सुना तो होगा। बोले मैडम जी असल में इसके अंदर ये जो वेल्फ हंगर हेल्फ करके जो संस्थान है ना, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्फ हंगर हिल्टर हिल्फ, ये दोनों मिलकर के मैडम जी वो निकालते हैं। बोले क्या? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बाय द वे मैडम जी आपको याद दिला दें, आप ही के देश की एक एजेंसी जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी कहती है अपने आप को, 1962 से जर्मनी में काम कर रही है, उसने मैडम जी हमारी गरीबी को कुल 121 देशों में 107वें नंबर पर रखा। मैडम जी ये हमारे बारे में बोल रहा है कि हमारे यहां भुखमरी सूडान जैसी है। ये हमारे यहां ऐसा बोल रहा है कि आपके यहां भुखमरी अफगानिस्तान जैसी है। मैडम जी अफगानिस्तान को तो हमने ट्रकों में लाद के जाने कितने ही सैकड़ों ट्रक अनाज भेजा है मैडम जी। और मैडम जी फिर कंसेप्ट क्लियर करके आइए, हमको आपकी बात समझ नहीं आ रही। ये रिसेंट मैडम ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, आप ही के यहां की एजेंसी ने निकाला था मैडम। ये आप पहले खुद से करेक्ट होके आइए, क्योंकि आप कहती हैं जितना यूरोपियन यूनियन में आबादी है उतनी तो भारत ने 15 साल में गरीबी से बाहर निकाल दी। मैडम गरीब खाना तो खाता होगा ना, भूखा तो नहीं रहता होगा। और अगर ऐसा है तो फिर मैडम ये क्या है? ये भी आप ही की एजेंसी है। देखिए 107वें नंबर पर इंडिया है। हमको तो आपने गिरा और दिया, हम पहले 101वें नंबर थे, 107 पे ले गए आप। मैडम जी कंसेप्ट हिल रहे हैं, आपके नेतृत्व पर शंका है। अगर जर्मनी में हम आपके खिलाफ चुनाव प्रचार में खड़े हो जाए तो मुद्दा बन जाएगा ये है। आप मतलब सोचिए आप ना कैसी कैसी बातें कर रही हैं। आप अपने देश में लोगों को समझाइए या खुद समझ के आइए। आप महीने भर पहले पाकिस्तान जाती हैं, वहां कहती हैं कि यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए। इंडिया आती है तो कहती है कि नहीं, दोनों का बायलैटरल मुद्दा है? आपने हमें कहा कि बहुत बढ़िया इंडिया, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आपने इतने लोगों को भुखमरी से बाहर निकाल दिया। आप ही की एजेंसी कहती है कि साहब इंडिया भूखा है, सूडान जितना भूखा है। हमसे अच्छा सूडान है साहब, सोचकर देखिए 106 नंबर पर सूडान है। मतलब अगर हमारे स्कूल में बच्चे ये पढ़ लें तो उन्हें आप लोगों के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा कि आप लोग कितना बेवकूफ बनाते हैं। ये तो भला हो कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की चीजें दुनिया में निकल के तो आती हैं, नहीं तो आप जैसे लोग तो पता नहीं अर्थ का अनर्थ करके दुनिया का हाल ही बिगाड़ दोगे हैं। ये तो मतलब सीधा सा मतलब दिख रहा है ना मैडम, ये तो गड़बड़ है। खैर कोई नहीं जी। ऐसी स्थिति में कहती हैं आप यहां आकर के, 5 दिसंबर का बयान है आपका कि साहब हम भारत के साथ में रहकर व्यापार करना चाहते हैं। खुद पाकिस्तान जाके आती हो, लेकिन भारत आपको अपना स्टैंड क्लियर कर देता है कि जब तक वो टेररिज्म नहीं छोड़ेगा हम तब तक उससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उसने क्या पकड़ लिया झुंझुना, 370 हटाया है इसलिए बात नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे टेररिज्म की वजह से दुनिया का कोई देश तुमसे बात नहीं करना चाहता। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की साफ मना करी, जयशंकर साहब ने इनके मुंह पर, कि मैडम ये हमारा स्टैंड है। आप यहां पर इनका बयान सुन सकते हैं। हालांकि
काफी बड़ा है। Discussion regarding India's relationship with Afghanistan and Pakistan, and then to you, you're a very clear-headed forthright leader. Can you share to the Indian audience your concerns regarding China? Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism, and essentially the fact that we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues. But the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism, and I think there was understanding from the German side. जब तक टेररिज्म है हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। As our European friends, we pursue a tripartite approach that is enshrined in our coalition treaty as well. Almost to the day we have been in office for 8 years. मैडम कंफ्यूज हो गई, कारण है साहब इनका, तारीफ तो कर रही हैं ये, लेकिन कंफ्यूज हो रही हैं कि यार गलत फंस गए। इंडिया वाले तो लेकर लिस्ट बैठे थे, पत्रकारों ने भी घुमा घुमा कर गीला कर करके सवाल पूछे। इनके मुंह पर जयशंकर साहब से सवाल पूछ रहे हैं कि सर वो जो 500 सामान मंगवाए थे आपसे रशिया वालों ने, उस पर आपका क्या बयान है? ये ईयू के बड़े नेता लोग हैं, जर्मनी और फ्रांस, उनके सामने आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं सर वो क्या हुआ, उसका आपसे सामान मंगवाया था ना रूस ने, असेंशियल गुड्स मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? जयशंकर साहब कह रहे हैं सही है बेटा, सही जगह पूछ रहे हो तुम सवाल, इनके सामने पूछ लो हमसे क्या है। हाँ, जवाब ये है हम चाहते हैं कि हम रशिया को सामान भेजें, हम उनसे आज से नहीं 8 साल से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सामान वहां जाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड बढ़े। यानी इनके मुंह पे ही बुलवा लिए कि इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करेगा। गजब चल रहा है, इनको पता नहीं था कि इंडिया वाले इतना अच्छे से तैयार होकर के नोट्स बनाकर बैठे हैं इनके आने से पहले। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये वो वाली खबर है जब ये मैडम वहां जाती है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर, और अब आकर के जो बयान बदलती है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया के तेल के बारे में ईयू क्या कहता है? इन्होंने कहा हम आपकी जरूरतें समझते हैं। बोले मैडम पूछ कौन रहा है आपसे, आप तो खुद ही तेल लेने के लिए इधर से उधर भटकते फिर रहे हो। खैर ये अपना बयान देकर चली गई, चलिए कोई नहीं। फिर इनसे चाइना के बारे में पूछा, सवाल पूछा कि क्या मैडम जी आप चाइना का सब्स्टिट्यूट इंडिया के रूप में देखती हैं? ये देखिए इन लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, शायद मुझे जो लगता है पर्सनली, अंग्रेजी इनको आती नहीं है, ये लोग जर्मन में बात करते हैं, ट्रांसलेटर इनको समझाता है, टूटी फूटी अंग्रेजी आती है। जवाब दे दी, इनसे पूछा गया इंडिया इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट पार्टनर ऑफ चाइना, और हमारे न्यूज वाले तो लिए बैठे रहते हैं कि इंडिया वाले जो है ना, इंडिया चाइना का सब्स्टिट्यूट नहीं बनेगा, चीन के मंत्री ने, जर्मनी के मंत्री ने मना किया। अरे वो ऐसे नहीं कह रही है भाई, वो कह क्या रही है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया इज वैल्यूड पार्टनर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर चाइना। भाई स्वाभाविक सी बात है ना, चाइना चाइना है, इंडिया इंडिया है, ये कहना चाह रही है। भाई आज मुझसे आपको ये पूछे कि सर आपकी इस आंख की जगह इस आंख से काम चला लोगे क्या? नहीं भाई, दोनों की वैल्यू है, लेफ्ट आंख भी काम कर रही है, राइट भी काम कर रही है, लेकिन दोनों की जरूरत है ना इंडिया में या फिर वर्ल्ड में। वास्तविकता यह है कि आप चाइना के बिना कोई भी कंट्री अपने आप को सोच भी नहीं सकती कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। अरे इंडिया की बात ले लो यार, इंडिया भी चाइना के बिना अधूरा है, ये सबसे पहले आपको बायलैटरल रिलेशंस में समझना होगा। कारण है भाई, हमारे ट्रेड दर्शाते हैं कि हमारी दुश्मनी बॉर्डर पर जितनी भी चल रही हो, नंबर 1 ट्रेड हम चीन से ही करते हैं। अभी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है वो, जब तक हम उसकी जैसे बनाने वाले नहीं हो जाएंगे तो फिर हम उसके स्थान पर अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं सर चीन के विकल्प के रूप में आप इंडिया को देखते हैं क्या? एक तो पत्रकार भी पता नहीं क्यों फिरकी ले रहे हैं। पहले खुद पत्रकारों को भारत के मंत्री से पूछना चाहिए, क्या सर हम चीन का विकल्प बन सकते हैं? वास्तविकता में यह कि जब हम खुद उससे ले रहे हैं तो दुनिया के किसी व्यक्ति को हम सवाल पूछ कैसे सकते हैं कि भाई आप जर्मनी वाले इंडिया को विकल्प के रूप में चूज करेंगे क्या? बड़ा लॉजिकल सा पॉइंट होना चाहिए ना। ये तो तब सवाल बनता जब इंडिया चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होता और ये मानता कि यार ठीक है उसके प्रोडक्ट के बिना हम सर्वाइव करते हैं। अब दुनिया वालों के पास 2 ऑप्शन है। ये तो ऐसा हुआ ना कि आप एक सैमसंग का फोन रखते हैं और एक आईफोन रखते हैं। आप आईफोन और सैमसंग में चॉइस दे रहे हो, आपके पास फोन ही एक है भाई, ये वाला भी आईफोन है और इस वाले के पास भी आईफोन है, वो भी इससे परचेज किया हुआ है, तो मतलब नहीं रह गया ना। खैर फिर के ले ली, न्यूज वालों को थोड़ा मौका मिल गया। तो ऐसी स्थिति में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि इंडिया इज वैल्यूड पार्टनर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर चाइना। सही बात भी है भाई, हम खुद भी नहीं अभी तक अपने आप को रिप्लेसमेंट बना पाए। ठीक है, तो ये इनसे सवाल पूछा गया।
Russia has sent a comprehensive list of requests or demands or wishes to India. And how far is this list different from the past? And will you comply with that list? Nein. No. That's a very brief answer to the substitute partner. No, India has always been a partner for Germany and a partner for the European Union as well. This partnership, however, is something that we want to deepen further and that we want to expand further. Last year we have... मतलब ये सवाल पूछना जो है ना अपने आप में केवल मसाला बनाने जैसा है। खैर कोई नहीं जी। इसके साथ साथ फिर थोड़े दिन पहले हमने इसके ऊपर सेशन किया, मैंने अपने चैनल पर एक सेशन किया था अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने ये कहा था कि ओलाफ स्कॉल्ज जो है वो चीन की शरण में चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि उन्हें दिख गया था कि अमेरिका जो है ना वो हमारा गलत उपयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि साहब अमेरिका जर्मनी को महंगे दाम पर गैस और तेल बेच रहा है। ऐसी स्थिति में जर्मनी चाइना के पास जाता है, उससे इन्वेस्टमेंट लेता है, अपने यहां का एक पोर्ट का निर्माण कराता है। अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, मैंने जर्मनी की बदलती हुई पॉलिटिक्स पर एक पूरी तरह से वो बनाया हुआ है, मतलब बदलते हुए जो संबंध है इनके, इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, गूगल कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये जर्मनी जापान चाइना को भी चाहता है। भाई क्यों नहीं चाहेगा? आप खुद तो पहले उसका रिप्लेसमेंट बनिए। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल पॉइंटेबल है। लेकिन भारत की तरफ से जयशंकर साहब ने अपना स्टैंड सबके सामने इनके माध्यम से क्लियर कर दिया, और वो ये है कि जब तक यूरोपियन यूनियन की बात है तो यूरोपियन यूनियन इंडिया से, इन्होंने फिर से ये बात बोली है, मतलब कल की बात है कि भाई यूरोपियन यूनियन इंडिया से 6 गुना ज्यादा तेल परचेज करती है। ऐसी स्थिति में सवाल ही खत्म हो जाता है। कोयला आप हमसे 2 गुना ज्यादा परचेज करते हैं। इसके अलावा गैस की बात करें तो आप हमसे अनंत इन्फिनिटी टाइम ज्यादा गैस परचेज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो हमारा सवाल ही नहीं खड़ा होता ना। तो ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन between February 24th and 17th November has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. मतलब यूरोपियन यूनियन ने इतना गैस मतलब तेल परचेज किया जितना उसके बाद के 10 देश मिलके करते हैं। तो 10 देश उसके बाद के कौन है? चाइना, इंडिया, ये सब। Gas is infinity times because we don't import. क्योंकि गैस तो हम मंगाते ही नहीं है। European Union has imported $50 billion. 50 बिलियन यूरो की गैस मंगाई है यूरोपियन यूनियन ने रशिया से। ये जयशंकर साहब इन्हीं के मुंह पर बैठ के कह रहे हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर 2 बड़े देश हैं, जापान, फ्रांस और जर्मनी। जर्मनी की विदेश मंत्री बैठी हैं, उन्हीं के मुंह पर कह रहे हैं कि मैडम क्या बात कर रहे हो आप? ये आप कहते हो प्राइस कैप लगाओगे, खुद का बिल उठा के देखो ना। आप हमसे एक तरफ हमारी पॉपुलेशन दुनिया की 1/6 है, हम जितना कोयला मंगा रहे हैं आप हमसे डबल कोयला मंगा रहे हो, बातें बड़ी कर रहे हो। ये बोलने की जो हिम्मत है ना, इतने साइलेंट फेस के साथ आप सामने वाले की Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India's import. तो अब ये सब चीजें मतलब अपने आप में ये दर्शाती हैं कि साहब अल्टीमेटली भारत अपना स्टैंड रखने में कामयाब है। आप आए हैं, स्वागत है आपका। अब आप आइए तो बताइए क्या चाहते हैं आप हमसे। तो इन्होंने कहा कि भाई इंडिया और जर्मनी के बीच के रिश्ते सुधरें, हम चाहते हैं कि इंडिया से बड़ी मात्रा में लोग जर्मनी पढ़ने जाएं। अजी सीधा बोलिए ना, आपको भी इंडिया के साथ भविष्य में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, जिस तरह से इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से किया है, अगले महीने जहां तक है ब्रिटेन से हो जाएगा। आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में अगर आप बात करने आई हैं तो बात रखिए। फिलहाल तो आपका मामला बड़ा डाइसी सा लग रहा है। खैर फिलहाल के लिए इंडिया ने अपनी बात कर दी और इनको मैसेज में यह भी समझा दिया कि आप लोगों ने प्राइस कैप के नाम पर एक धमकी टिकाई थी हमको कि अगर इंडिया को तेल लेना है रशिया से तो तभी ले पाएगा जब वो यूरोपियन इंश्योरर्स से लोन ना कराए, मतलब इंश्योरेंस ना दिलवाए। हमने बहुत लंबे समय से मैडम आपकी कंपनियों से कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है। जून के बाद से हम आपकी कंपनियां यूज नहीं कर रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ी चीज हो चुका है भाई। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा। 1 तारीख से आप लोगों का एक डेडिकेटेड बैच शुरू हुआ है यूपीएससी के अंदर, और उस बैच के अंदर
प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 6 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया है विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक बैच शुरू हुआ है इंग्लिश मीडियम में एक्सेलरेट के नाम से। यह बैच आप लोगों को 25,000 में अवेलेबल है। और इसी तरह से सी सेट का एक टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दिसंबर 12 से भी नया बैच शुरू हो रहा है। आप उसे मात्र 8,999 में ले सकते हैं। सी सेट का कोर्स है। और यूपीएससी का अगर आप लोगों को साल भर का सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो 4,367 रुपए में 0% इंटरेस्ट रेट के साथ जो ईएमआईज हैं उन पर आपके लिए उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।